Greetings everyone, my name is KS Deepak and I welcome you all in today's news analysis. Today we will be covering 5 articles which were there in the Hindu's Delhi edition. So which are those 5 articles? So let's start. So the first article is on RBI. तो यहाँ पे देखेंगे कि RBI का क्या रोल है, क्या क्या फंक्शंस हैं, जो मॉनेटरी पॉलिसीज़ हैं उसे हम लोग फिजिकल पॉलिसी से कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी में कौन से टूल्स हैं. सो ऑल दिस थिंग्स विल बी कवरिंग इन आवर फर्स्ट आर्टिकल विच इज अगेन क्वाइट इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू. सेकेंड एस्पेक्ट इज ऑन प्रिविलेजेस ऑफ MPs. So again it is important from mains perspective. So we'll be seeing कि क्या क्या privileges हैं, क्या क्या criticisms हैं, कितने types के privileges होते हैं. So all these things we'll be seeing in our second article. Whereas the third article is on OIC. So यहाँ पे देखें कि जो OIC है वो क्या है, कैसे इंडिया के साथ उनके relations ups and downs में हैं, क्यों हैं. So all these things we'll be seeing in our third article. The fourth article is regarding LAC, line of actual control. So यहाँ पे देखेंगे इंडिया और चाइना का जो relations है वो over the years कैसे चलते आया है, क्या क्या agreements हैं, कौन से treaties हैं, क्या क्या उसके बारीकियाँ. So all these things we will be seeing in our fourth article. And the fifth one is on the center launches and पोर्टल फॉर राशंस. तो यहाँ पे जो जिक्र किया गया है दैट इज ऑन नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA. तो यहाँ पे हम लोग डिटेल्स देखेंगे NFSA का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या क्या उसमें इश्यूज हैं, क्या क्या है उसमें बारीकियाँ. सो ऑल दिस थिंग्स विल बी सीइंग इन आवर फिफ्थ आर्टिकल. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट आर्टिकल विच इज ऑन RBI रेसेस रेट्स. ना यहाँ पे आर्टिकल में डिटेल में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो आर्टिकल है इट इज़ बेस्ड ऑन द रेसिंग ऑफ 50 बेस पॉइंट्स. 50 बेस पॉइंट्स जो है वो बढ़ा दिया गया है रिपो रेट. अब पहले देखते हैं कि जो बेस पॉइंट्स है वो क्या है. सो वन बेस पॉइंट इज इक्वल टू 0.01%. दैट मीन्स अगर आपको 1% बढ़ाना हो या 1% घटाना हो तो कितना बेस पॉइंट्स चाहिए होगा आपको 100 बेस पॉइंट्स. और यहाँ पे कितने चेंज किए गए हैं 50 बेस पॉइंट्स. दैट मीन्स 0.5% का चेंज हुआ है. विद दैट अंडरस्टैंडिंग लेट्स मूव टू व्हाट इज RBI. RBI क्या है वो देखते हैं. सो RBI क्या है? इट इज एन मेंबर ऑफ IMF. व्हाट इज IMF? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. एंड इसका जो कंसेप्ट है इट इज टेकन फ्रॉम द बुक ऑफ B.R. अम्बेडकर. B.R. अम्बेडकर जी का एक बुक है विच इज नेम्ड एज द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन. तो यहाँ से उसका जो कंसेप्ट मिलता है. एंड देन इसका जो एस्टैब्लिशमेंट है वो कैसे हुआ वो देखते हैं विच इज अगेन इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू. द नेम ऑफ द कमीशन इज इंपॉर्टेंट एंड द कमीशंस नेम इज हिल्टन यंग कमीशन. और इसका जो ऑफिशियल नाम है वो नाम है द कमीशन, रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसीज एंड फाइनेंसेस विच वॉज देयर इन 1926. और इसके सजेशंस के बेसिस पे RBI का गठन हुआ था. विद दैट लेट्स मूव. ये जो नेशनलाइज हुआ कब हुआ? इट वाज नेशनलाइज इन 1949 एंड व्हाट इट डज? इट रेगुलेट्स द क्रेडिट एंड करेंसी सिस्टम इन इंडिया. Now with that understanding let's see the differences between monetary policy and fiscal policy. So मॉनेटरी पॉलिसीज वो पॉलिसीज होते हैं जो कि बैंक्स करते हैं. फॉर एग्जांपल RBI जो पॉलिसीज करते हैं जिसका जिक्र आर्टिकल में भी है दैट इज मॉनेटरी पॉलिसीज. जबकि वो पॉलिसी मेजर्स जो कि गवर्नमेंट लेता है दैट इज नोन एज फिस्कल पॉलिसी. अब मॉनेटरी पॉलिसीज इज डन फॉर व्हाट? इज डन टू प्राइस स्टेबिलिटी, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए. वेयर एज फिस्कल पॉलिसीज क्यों किए जाते हैं? फिस्कल पॉलिसीज इज डन फॉर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फिस्कल पॉलिसी and monetary policies. अब either it is monetary policy or fiscal policy, we are having two sections. Either we could have expansionary policies or contractionary policies. Fiscal policies में भी दो हैं, monetary policies में भी दो हैं. तो first fiscal policies देखते हैं. Expansionary fiscal policies का मतलब जो rates हैं, जो taxes हैं वो कम कर दिए जाते हैं. हम लोग एक्सपैंड करते हैं और इस वजह से क्या होता है जो इकोनॉमी है उसे हम लोग स्टिमुलेट करते हैं एंड जो इनकम है एंड जो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाता है, जो इनकम है सेविंग्स है वो बढ़ जाता है. सो दैट इज नोन एज एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसीज जो कि कौन करता है? गवर्नमेंट. कॉन्ट्रैक्शनरी इज डायरेक्ट ऑपोजिट. कॉन्ट्रैक्शनरी में क्या करते हैं आप? जो टैक्सेस हैं वो टैक्सेस बढ़ा देते हैं तो जो आपका सेविंग्स होता है सेविंग्स कम जाता है. एंड व्हाई इज इट डन? इट इज डन टू रेड्यूस हाई इन्फ्लेशन. हाई इन्फ्लेशन से बचने के लिए वी हैव कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसीज जो कि गवर्नमेंट लॉन्च करता है. सिमिलरली वी आर हैविंग द सिस्टम इन मॉनेटरी पॉलिसीज ऑल्सो. मॉनेटरी पॉलिसीज में अगर आप देखोगे देयर इज एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसीज
क्यों? क्योंकि जब अगर मनी सप्लाई है, मनी सप्लाई हमको बढ़ाना है, देन वी हैव दिस एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसीज एंड व्हाट वी डू हियर, वी रिड्यूस द इंटरेस्ट रेट्स जस्ट लाइक यहाँ पे भी हम लोग इंटरेस्ट रेट्स कम कर रहे थे एक्सपेंशनरी में, यहाँ पे भी हम लोग इंटरेस्ट रेट्स क्या करेंगे, कम करेंगे। इंटरेस्ट रेट्स के साथ साथ जो रिजर्व रिक्वायरमेंट्स है उसे भी कम करेंगे। एंड वाई इज इट डन? टू मूव टू व्हाट, टू लीड टू हाई इन्फ्लेशन। जो इन्फ्लेशन है उससे बढ़ाने के लिए हम लोग ये जो एक्सपेंशनरी पॉलिसीज को करते हैं। वेयर एज कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज इज डायरेक्टली ऑपोजिट, जहाँ पे हम लोग रेट्स कम कर रहे थे वहाँ पे, यहाँ पे हम लोग जो रेट्स हैं रेट्स को बढ़ाएंगे। एंड व्हाट वुड इट डोज, इट वुड reduce the money supply. So what it does is that जो इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई है उसको चेंज कर रहा है। एक्सपेंशनरी में जो मनी सप्लाई है वो बढ़ रहा है क्योंकि रेट्स जो है कम हो जा रहे हैं, यहाँ पे जो मनी सप्लाईज हैं वो कम जा रहे हैं क्योंकि जो रेट्स हैं वो बढ़ जा रहे हैं। आई होप इट्स क्लियर। एंड वाई इज इट डन? इट इज़ डन टू रिड्यूस इन्फ्लेशन। जो इन्फ्लेशन है उसे कम करने के लिए कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसीज करते हैं। सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसीज एंड फिस्कल पॉलिसीज। विद दैट अंडरस्टैंडिंग लेट्स मूव to the policy measure tools of monetary policies. तो क्या क्या tools हैं monetary policies के? We are having qualitative tools and quantitative tools. Qualitative tools में for example margin requirement है या आपका moral persuasion है, जहाँ पे आप morally उन्हें persuade करने का try करते हो कि जो monetary requirements है वो आपके हिसाब से हो, या you are having qualitative tools. क्वालिटेटिव टूल्स में अगेन उसमें बाइफर्केशन है, यू आर हैविंग इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट। डायरेक्ट में है आपका कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, द रीफाइनेंस फैसिलिटी, जबकि इनडायरेक्ट में है आपका रिपो रेट, रिवर्स रिपो रेट, बैंक रेट एंड एमएसएफ। तो पहले देखते हैं ये दो चीज़ें क्या है, बिकॉज ये दो चीज़ों का जिक्र जो है वो आर्टिकल में है। तो रिपो रेट क्या है? मानिए कि आरबीआई है एक जगह और बैंक्स है, तो बैंक्स को जो पैसा है वो कहाँ से आएगा? आरबीआई देगा। तो द रेट एट विच आरबीआई गिव्स मनी टू द बैंक्स इज नोन एज रिपो रेट। और जो रेट है जो कि आरबीआई, जिस रेट से आरबीआई बैंक से पैसा लेता है, दैट इज नोन एज रिवर्स रिपो रेट। सो आई होप इट्स क्लियर व्हाट इज रिपो रेट एंड रिवर्स रिपो रेट। विद दैट लेट्स मूव टू द फंक्शंस ऑफ आरबीआई। नाउ ये जो टॉपिक है इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट क्योंकि हर साल ये सेक्शन से एक क्वेश्चन प्रीलिम्स में आता है। सो फर्स्ट टॉपिक इज फर्स्ट अथॉरिटी इज व्हाट? फर्स्ट फंक्शन इज मॉनेटरी अथॉरिटी। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जो मॉनेटरी पॉलिसीज है, नाउ आई होप इट्स क्लियर व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसीज, उन्हें वो इंप्लीमेंट करते हैं, मॉनिटर करते हैं। व्हाई? टू एंश्योर प्राइस स्टेबिलिटी। सो मॉनेटरी पॉलिसी से वो क्या करते हैं, वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं, और इन्फ्लेशन कंट्रोल करने से क्या होता है? प्राइस में स्टेबिलिटी एंश्योर होता है। सो इट इज डन टू एंश्योर प्राइस स्टेबिलिटी। सेकेंड फंक्शन इज द रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। यहाँ पे क्या करते हैं वो? द आरबीआई डिटरमाइंस द पैरामीटर्स ऑफ बैंक्स ऑपरेशन। फॉर एग्जांपल लाइसेंस किसको इशू करना है, बैंक्स कब मर्ज करना है, कितने बैंक्स पे ब्रांचेस जो है कहाँ एक्सपैंड करेंगे, कितने एक्सपेंशन चाहिए, जो लिक्विडिटी ऑफ एसेट्स है, ये सब चीज़ें कब देखता है? इट डज अंडर द सेकेंड फंक्शन ऑफ आरबीआई। द थर्ड एस्पेक्ट इज मैनेजिंग फॉरेन एक्सचेंज। अब हम लोग ने कल के वीडियो में हम लोग ने काफ़ी डिटेल में बात किया था कि फॉरेक्स रिजर्व्स क्या होता है, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होते हैं, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड नहीं होते हैं। सो प्लीज़ रेफर टू दैट वीडियो हियर टू मेक यू अंडरस्टैंड हियर। जो फॉरेक्स है वहाँ पे आरबीआई इज अ कस्टोडियन। कौन रखता है? वो आरबीआई रखता है। एंड इट इज हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी, इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आरबीआई टू मेंटेन द वैल्यू ऑफ रुपी आउटसाइड द कंट्री। आई होप यू रिमेंबर द कंसेप्ट ऑफ मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज सिस्टम रेट्स। ओके, एक्सचेंज रेट सिस्टम, जहाँ पे जो कन्वर्जन है करेंसी का उससे हम लोग मैनेज करते हैं कि किस तरीके से कितना जो करेंसीज हैं, एक रुपये पे एक डॉलर कितना होगा। दिस ऑल थिंग्स इज मैनेज बाय मार्केट फोर्सेस एज वेल एज द बैंक्स। तो यहाँ पे आरबीआई का रोल इज टू मैनेज फॉरेन करेंसीज सो दैट दे कुड मैनेज द वैल्यू ऑफ द करेंसी। अनदर एस्पेक्ट इज द इशूअर ऑफ करेंसी। अब यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे दे इशू, दे एक्सचेंज as well as they destroy the currency which are not fit for circulation. So वो issue भी करते हैं, exchange भी करते हैं, destroy भी करते हैं. Now the catch is here. यहाँ पे जो currencies हैं, सब currencies RBI launch नहीं करते हैं. Some of the currencies is launched by what? Government of India. Now that's the question for you. आप हमें comment section में बताएं कि कौन सा currency Government of India launch करता है and not the RBI.
With that, let's move to our last function, which is डेवलपमेंटल रोल. अब डेवलपमेंटल रोल में फॉर एग्जांपल जो नेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं उसे अचीव करने के लिए, या जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है उन्हें गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए, या फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाने के लिए जो भी स्टेप्स उठाएगा, दैट इज अंडर द डेवलपमेंटल रोल. दैट इज द फिफ्थ फंक्शन ऑफ RBI. विद दैट लेट्स सी द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी. अब जो RBI जो इन्फ्लेशन टारगेट करता है, वो टारगेट करने के लिए जो इन्फ्लेशन का जो टारगेट है वो कौन फिक्स करेगा, कैसे फिक्स करेगा? देयर कम्स द पिक्चर ऑफ MPC. सो इट वाज मेड अंडर हुज प्रपोजन? इट वाज मेड अंडर द कमीशन ऑफ उर्जित पटेल. सो उर्जित पटेल कमेटी ने ये प्रपोज किया था टू मेक MPC द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी. Then it was created to what? To bring transparency and accountability. जब भी आप एक सिस्टम बनाते हो, एक कमेटी बनाते हो, you streamline the process, you increase the efficiency, you bring transparency and accountability to the system. Third aspect is that it determines the policy interest rates to achieve what? To achieve the inflation targeting. That is the important thing. Fourth point is the number of members. Now this has been asked in the prelims. कितने मेंबर्स हैं? 6 मेंबर्स हैं. एंड द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन कौन है इसका? गवर्नर का. गवर्नर ऑफ RBI इज एक्ट्स एज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ व्हाट? ऑफ MPC. देन इसमें 3 मेंबर्स जो हैं, गवर्नर ऑफ RBI तो है ही, एट द सेम टाइम पूरे जो 6 मेंबर्स है उसमें 3 मेंबर्स RBI से आते हैं, 3 मेंबर्स गवर्नमेंट से आते हैं. सो टू क्रिएट एन बैलेंस, क्योंकि गवर्नमेंट और जो बैंक्स है उन पे एक बैलेंस बना रहे हैं. Another aspect is quorum. अब quorum क्या है? Quorum is the minimum number of members which should be there for smooth functioning of the program. Minimum number of members जो कि चाहिए यहाँ पे minimum numbers कितने होने चाहिए? 4 members at least होने चाहिए for an MPC to have its committee. Then it meets every 6 months. हर 6 महीने में वो मिलते हैं and they publish a document. उसमें क्या करते हैं वो? They forecast. What they do? They forecast. They forecast the inflation for 6 to 8 months. 6 से 18 महीने आगे का जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग है उसमें वो फोरकास्ट करते हैं. एंड दैट डॉक्यूमेंट इज पब्लिश्ड रेगुलरली बाय दिस MPC. देन एस्पेक्ट इज इन्फ्लेशन टारगेटिंग. अब इन्फ्लेशन टारगेटिंग हर कितने साल में होता है? हर 5 साल के लिए होता है. It is said it is not like the RBI only does that or the government of India only does that. It's based on a collaboration. So RBI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कॉन्फिडेंस में लेके इन्फ्लेशन टारगेटिंग का जो मेजर है उसे डिसाइड करते हैं, कितना इन्फ्लेशन होना चाहिए उसे डिसाइड करता है. दैट इज वाई इफ यू सी जो कंप्राइजिंग जो कमिटी है, कमिटी में 3 मेंबर्स, 6 में से 3 मेंबर्स RBI से आते हैं और 3 मेंबर्स कहाँ से आते हैं? गवर्नमेंट से आते हैं, ताकि जो बैलेंस है वो बना रहे. एज ऑफ नाउ जो टारगेटिंग है वो क्या है? जो टारगेटिंग है दैट इज 4%. 4% टारगेटिंग है इन्फ्लेशन का, और उसमें देयर इज एन रेंज. ऐसा नहीं है कि दिन भर दिन 4% ही रहेगा, वो वेरी होता है बिकॉज इट्स इकोनॉमी, द मार्केट फोर्सेस आते हैं. तो वो वेरिएशन क्या है? वेरिएशन इज प्लस और माइनस 2%. आइदर इट कुड बी 2% और इट कुड बी 6%. सो दैट इज द रेंज ऑफ टॉलरेंस दैट इट कुड हैव विद इन्फ्लेशन. एंड टू अचीव दैट टारगेट दे यूज व्हाट? दे यूज मॉनेटरी पॉलिसीज. So with that understanding, let's move to our second article, which is on privileges of MP. Now again, this is quite important from UPSC mains perspective. काफ़ी बार questions हो सकते हैं इसमें. Now the first thing is what are parliamentary privileges? क्या होते हैं? So let's see. So the legislator जो हैं, legislators and the members enjoy certain privileges to what? To function effectively. Now you know what are legislators. For your briefing, let me tell you, कोई भी स्टेट, ना यहाँ पे जब मैं स्टेट का बात कर रहा हूँ, इट्स नॉट यूपी और बिहार, इट्स कंट्री, इट्स इंडिया एज एन स्टेट. हर स्टेट पे 3 ब्रांचेस होते हैं बेसिकली. 3 कौन से ब्रांचेस होते हैं? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी. ये जो लेजिस्लेटिव होता है यहाँ पे इंडिया में है राज्यसभा एंड लोकसभा. तो यहाँ पे ये लेजिस्लेचर का बात किया जा रहा है. यहाँ पे जो लेजिस्लेचर है उन्हें स्मूथली फंक्शन करने के लिए उनको कुछ प्रिविलेजेस की ज़रूरत है, एंड दैट इज something which is written in the first point. Second point is that privileges, even though it's an part of the law, ये क्या है? It's kind of an exception. It's kind of an exemption from the ordinary law. यहाँ पे कुछ छूट दिए जा रहे हैं from ordinary law. Third aspect, ये जो privileges हैं या immunities हैं जो कि legislatures को मिला जा रहा है to function effectively is something known as parliamentary privileges. तो जो privileges, जो immunities उन्हें दिए जा रहे हैं ताकि वो जो काम है वो ठीक से कर पाए, वो प्रिविलेजेस को, वो इम्यूनिटी को क्या कहते हैं? पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस. देन एंड द लास्ट एस्पेक्ट,
कि कैसे आया। नाउ ये जो है ये ओवर द ईयर्स आपके यूके के जो हाउस ऑफ कॉमन्स है वहाँ से आते जा रहे हैं पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, बट जो मेजर प्रिविलेज था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आया, एंड दैट प्रिविलेज इज नोन एज फ्रीडम ऑफ स्पीच फॉर द लेजिस्लेचर। विद दैट लेट्स मूव टू द टाइप्स ऑफ प्रिविलेजेस। क्या क्या तरीके के टाइप्स होते हैं प्रिविलेजेस में। सो फर्स्ट एस्पेक्ट इज आइदर स्पेसिफाइड हो सकता है या पॉइंट बाय पॉइंट मेंशन हो सकता है, या कुछ हैं जो कि रिकॉग्नाइज्ड हैं बट स्पेसिफाइड नहीं है। अब जो स्पेसिफाइड हैं एंड इन्यूमरेटेड हैं यहाँ पे देखते हैं कौन से। फॉर एग्जांपल द फर्स्ट वन इज फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो वहाँ पे वो कह रहे हैं उनमें उसमें इम्यूनिटी है। सेकेंड थिंग इज दैट उनको इम्यूनिटी दिया गया है क्या, कि वो जो प्रोसीडिंग्स में जो भी कह रहे हैं दैट कुड नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट देम इन एन कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, जो भी वहाँ पे वोट कर रहे हैं, जो भी वो कह रहे हैं, उनमें जो कहा जा रहा है वहाँ पे उन्हें एक इम्यूनिटी प्रोवाइड किया जा रहा है। थर्ड एस्पेक्ट इज दैट सिर्फ और सिर्फ कहने और वोटिंग का ही नहीं, बट एट द सेम टाइम जो भी पब्लिकेशंस वो वहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें भी उनके पास इम्यूनिटी है। सो दिस इज समथिंग विच इज स्पेसिफाइड एंड इम्यूनरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। वेरएज कुछ हैं जो कि रिकॉग्नाइज्ड हैं बट वो स्पेसिफाइड नहीं हैं, जो लिखे नहीं गए हैं, और ये वो राइट्स हैं, ये वो प्रिविलेजेस हैं जो कि यूके के हाउस ऑफ कॉमन्स में थे, और जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना तो कुछ प्रिविलेजेस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ऑटोमेटिकली आ गए। अब इफ पार्लियामेंट wants they can make specific laws to either remove them or to make them specified. You understand that point, right? यहाँ पे जो रिकॉग्नाइज हैं बट स्पेसिफाइड नहीं है, बट जो लिखे नहीं गए, यहाँ पे वी आर हैविंग कलेक्टिव प्रिविलेजेस एंड इंडिविजुअल प्रिविलेजेस। कलेक्टिव प्रिविलेजेस वो प्रिविलेजेस हैं जो कि एज एन हाउस वो पूरे एज एन कलेक्टिव एंटिटी वो एंजॉय करते हैं, वेरएज इंडिविजुअल प्रिविलेजेस हैं फॉर एग्जांपल फ्रीडम ऑफ स्पीच, दे आर इंडिविजुअल प्रिविलेजेस, हर एक एमपी के पास ये प्रिविलेज है। कौन से इंडिविजुअल प्रिविलेजेस वहाँ पे, फर्स्ट वन इज नो अरेस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट while the house is in session। अब जो आर्टिकल है, आर्टिकल इसके ऊपर है। बट बिफोर मूविंग इनटू डिबेट लेट्स मूव टू द सेकंड पॉइंट, जो कि है नॉट लायबल टू एनी कोर्ट प्रोसीडिंग्स while because of the speech that they give in the parliament or in the committee, that is freedom to speech and the immunity which we discussed in the second point। Third aspect is that they are exempted from what? From jury service। कब? when the house is in session। तो यहाँ पे जब सेशन हाउस जो है वो सेशन में होता है, देन दे आर हैविंग दिस इंडिविजुअल प्रिविलेजेस। नाउ जो डिबेट है वो यहाँ पे है, देयर हैज बीन मेंशन दैट देयर शुड बी नो अरेस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ओके, अरेस्ट नहीं होना है, बट जब भी अरेस्ट होता है इट कुड आइदर बी सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस। यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट जी का माने तो जो अरेस्ट का जो प्राविधान है, जो कि इम्यूनिटी है, दैट इज ओनली फॉर सिविल केसेस। सिविल केसेस के लिए सिर्फ है, इट इज़ नॉट फॉर क्रिमिनल केसेस। क्रिमिनल केसेस में ऐसा कोई इम्यूनिटी नहीं दिया गया है एमपी को। सो दैट इज द पॉइंट ऑफ कंटेंशन दैट द वाइस प्रेसिडेंट इज थ्रोइंग लाइट ऑन इन दिस आर्टिकल। With that understanding, let's see some of the basic facts related to this parliamentary privileges. So first thing, the provisions related to the parliamentary privileges can be amended by what? By simple majority, that means present and voting of the parliament। और ये जो है आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन हो सकता है, what is the type of majority। Second thing is that the president is not, please remember, it's not entitled for parliamentary privileges। parliamentary privileges में प्रेसिडेंट के लिए कुछ नहीं है। थर्ड एस्पेक्ट इज दैट अगर कोई मेंबर जो है वो ओथ नहीं लेते हैं, तो ओथ नहीं, जब तक वो ओथ नहीं लेंगे उनको ये जो मेंबरशिप है, जो ये प्रिविलेजेस है, वो नहीं मिलेगा। सो दैट मीन्स जब तक वो ओथ नहीं लेते हैं उनके पास ये प्रिविलेजेस नहीं है। ओनली एंड ओनली इफ दे हैव टेकन ओथ दे वुड बी गिवन दिस पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। देन नेक्स्ट एस्पेक्ट इज दैट हु इज द गार्डियन। जो लोकसभा स्पीकर है गार्डियन ऑफ व्हाट? गार्डियन ऑफ मेंबर्स ऑफ प्रिविलेज। फॉर हुम? फॉर लोकसभा। लोकसभा में जो भी मेंबर्स हैं उनका जो प्रिविलेजेस है, उनका गार्जियन कौन है? लोकसभा के स्पीकर। देन देयर इज मोशन, एक मोशन भी है विच इज नोन एज प्रिविलेज मोशन। ये जो प्रिविलेज मोशन है इज प्योरली ऑन कैलकुलेटिंग व्हाट? ऑन कैलकुलेटिंग द ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस में कोई ब्रीच हुआ कि नहीं, उसे डिस्कस करने के लिए देयर इज अ स्पेसिफिक मोशन। और क्योंकि हमारे पास एक स्पेसिफिक मोशन है, देयरफॉर यू कांट टेक दिस ब्रीच ऑफ प्रिविलेज इन आइदर टोकन कट मोशन और एडजॉर्नमेंट मोशन। वहां पे आप ये जो एस्पेक्ट है इसको नहीं ला सकते। देन नेक्स्ट एस्पेक्ट इज दैट वी आर ऑल्सो हैविंग एन कमिटी। ये कमिटी का नाम क्या है? कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस। और ये कमिटी ऑफ प्रिविलेज क्या करता है? ये एग्जामिन करता है वेदर देयर वाज एन ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। ये दोनों हाउसेस के लिए हैं, राज्यसभा के लिए भी है, लोकसभा के लिए भी हैं।
लोकसभा में यू आर हैविंग 15 मेंबर्स ऑफ लोकसभा इन दैट कमेटी, और राज्यसभा में जो कमेटी है उनमें हम लोग के पास हैं 10 मेंबर्स। देन द लास्ट पॉइंट इज दैट जो पर्सन्स जो वहां पे बात करने आ रहे हैं, who are allowed to speak in the proceedings, they also come under the umbrella of privileges of the parliament. For example, अटॉर्नी जनरल जी हैं या यूनियन मिनिस्टर्स हैं, अटॉर्नी जनरल और यूनियन मिनिस्टर्स जब आते हैं यहाँ पे पार्लियामेंट्री प्रिविलेज जो प्रोसीडिंग्स है, जो कमिटीज़ हैं वहाँ पे बात करने, then their saying their freedom of speech is also protected. They also have this immunity under this parliamentary privileges. I hope you understand this. With that, let's move to our third article, which is on OIC. OIC. So first देखते हैं OIC क्या है, because the political gamble which goes into being is not something which as an UPSC aspirant you should be bothered about, but the basics you should know. So let's see what is OIC. So OIC is the Organization of Islamic Cooperation, and what it does, it is the second largest intergovernmental body, second largest intergovernmental organization after United Nations. United Nations के बाद it is the second largest. Second point is that it is the collective voice of Islamist world या Muslim world. इनका माने so they are the voice of Muslim world. But the issue is, जो irony है वो ये है कि जो इंडिया जो है who is having the second largest Muslim population, वही इस organization में नहीं है. So the debate we could see in the later stages. But let's move to a third point, is that it endeavors what? It tries to do what? It tries to safeguard and protect the interest of the Muslim world. It tries to safeguard the interest of Muslim world. Now I don't know how do they protect the interest without including India. Then कहाँ पे इनके headquarters? इनके headquarters है जेदा में. That is where? That is in Saudi Arabia, which is again important from prelims perspective. Now let's see the issues. Now as told, जब लॉन्च हुआ यहाँ पे 1969 में ही इंडिया को होस्ट करने के लिए इंडिया को इनवाइट किया गया था, बट क्योंकि OIC का वन ऑफ द मेजर प्लेयर्स जो है वो पाकिस्तान है, बिकॉज ऑफ पाकिस्तान अपोजिशन इंडिया को वहाँ पे क्या एक ह्यूमिलिएशन मिला. देन मूविंग ऑन, इंडिया फिर जो है उन्होंने मन बना लिया, इंडिया डिड नॉट वांटेड टू जॉइन द ऑर्गेनाइजेशन. व्हाई? बिकॉज दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन. ये रिलीजन के बेसिस पे ये फॉर्म्ड है. दैट इज वन ऑफ द रीजन. अदर एस्पेक्ट, इसकी इंडिया का जो प्रेशर है डिप्लोमेटिक स्फीयर में वो चाहिए तो बढ़ सकता था. फॉर एग्जांपल, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन का अगर इंडिया मेंबर होता तो पाकिस्तान कुड एक्सर्ट मोर प्रेशर ऑन टॉपिक्स लाइक कश्मीर जैसे टॉपिक्स में पाकिस्तान चाहे तो ज़्यादा प्रेशर माउंट कर सकता था इंडिया के ऊपर. एंड बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रैटेजिक रीजनिंग, इंडिया डिड नॉट वांटेड टू जॉइन दिस OIC. अदर एस्पेक्ट, इस 2018 में जब बांग्लादेश ने इसे होस्ट करने के बाद किया, सो बांग्लादेश मेड द अदर पार्टिसिपेंट्स टू टेल कि जो इंडिया जैसे कंट्रीज जो हैं जहाँ पे मोर देन 10% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन रहता है, वहाँ पे इट शुड बी एन मेंबर, इट शुड बी गिवन एन ऑब्जर्वर स्टेटस ऑफ दिस OIC. बट अगेन पाकिस्तान को इसमें इश्यूज था एंड पाकिस्तान अपोज द प्रपोजल. एंड फाइनली 2019 में इंडिया वॉज कॉल्ड एज व्हाट? एज गेस्ट ऑफ ऑनर ऑफ दिस OIC. सो OIC के साथ जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी तनावपूर्ण रहे हैं ओवर द ईयर्स बिकॉज ऑफ पाकिस्तान इन इट. विद दैट लेट्स मूव टू फोर्थ आर्टिकल विच इज ऑन LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल. यहाँ पे देखते हैं कि फर्स्ट व्हाट इज द ट्रेसिंग, इंडिया और चाइना का जो रिलेशनशिप है वो ओवर द ईयर्स कैसे रहा है. सो फर्स्ट, जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है वो कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1949 में. Then India was the first non-communist country to establish an embassy in PRC. Hindi Chini Bhai Bhai. That was the commentary that goes that doings. So India was the first non-communist country to establish an embassy in PRC. Then what happened? 1950 में इंडिया ने diplomatic relations जो है खोल दी. कैसे? एम्बेसी खोल के. Then we had and two committees जो है वहाँ पे उन्होंने पंचशील पे साइन किया एंड दैट हैपेंड इन 1954. पंचशील में क्या क्या नुएंसेस हैं, कौन से टर्म्स है, दैट विल बी सीइंग लेटर स्टेजेस में. बट पंचशील वाज वन ऑफ द मेजर कॉर्नरस्टोन ऑफ इंडिया चाइना रिलेशनशिप. देन सिनो इंडिया वार हुआ वहाँ पे जब 1962 में, और जब वार हुआ, जब इंडो चाइनीज़ वार हुआ, देन जो बायलैटरल रिलेशंस है वहाँ पे एक मेजर सेटबैक हुआ. वहाँ पे काफ़ी एक इश्यूज आने लगे, जो बायलैटरल रिलेशंस है वो ओवरनाइट टूट गए. देन प्रेसिडेंट जो है वेंकटरामन वाज द फर्स्ट हेड ऑफ द स्टेट टू गो टू चाइना व्हेन इन 1992. देन आफ्टरवर्ड्स you had the agreement, जिस agreement के बाद आर्टिकल में भी है. That agreement is known as Agreement on Maintenance of
peace and tranquility along the LAC line of actual control and it was signed between India and China in the year 1996 यहाँ पे, so that they could have something known as confidence building measures. अब ये क्या होते हैं we could see in the later stages. With that the last thing is nuclear test. जब nuclear test हुआ, जब स्माइलिंग बुद्धा हुआ, वहाँ पे again जो bilateral relations है उन्हें एक major setback मिला. So you can see the India-China relationship has been constantly in flip-flops over the years. With that understanding, let's see the two terms which has been there in the previous tracings. So जो first term है that is CBMs, जिसे हम लोग कहते हैं confidence building measures. Now these are those measures, are planned procedures to prevent what? To prevent hostilities, to avert escalations ना हो, and to reduce military tensions and to build what? Build mutual trust between the countries, जो कि इंडिया और चाइना करते आया है, and India और China would be doing the same because of the tensions which have arisen in the LAC region. सेकेंड एस्पेक्ट जो कि वहाँ पे डिस्कस था वो था पंचशील एग्रीमेंट. अब देखते हैं पंचशील जो एग्रीमेंट है वो क्या है. बिकॉज पंचशील जो एग्रीमेंट है वो नॉट ओनली इट वाज एन कॉर्नरस्टोन इन इंडिया चाइना रिलेशनशिप, इट वाज आल्सो एन कॉर्नरस्टोन इन द फॉरेन पॉलिसी. यहाँ से जो गुजराल डॉक्ट्रिन आया, गुजराल डॉक्ट्रिन में भी पंचशील का एक मेजर स्टेक रहा है. एट द सेम टाइम जो नॉन अलाइनमेंट मोमेंट था नैम, यहाँ पे भी जो बेसिक गाइडेंस जो डॉक्यूमेंट्स है, जो डॉक्ट्रिन्स है, पंचशील का एक मेजर रोल रहा है नैम में भी. सो विद दैट लेट्स सी कौन से हैं 5 प्रिंसिपल्स ऑफ कोएग्जिस्टेंस. सो फर्स्ट प्रिंसिपल इज म्यूचुअल रेस्पेक्ट टू ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, जो कि हम लोग नहीं देख रहे हैं. सेकेंड थिंग इज म्यूचुअल नॉन एग्रेशन. द थर्ड थिंग इज म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स इंटरनल अफेयर्स. एंड द फोर्थ थिंग इज इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट. एंड द फिफ्थ वन इज पीसफुल कोएग्जिस्टेंस. तो ये जो 5 प्रिंसिपल्स हैं, दिस वुड हैव एंश्योर्ड पीस इन द रीजन. बट एज यू नो पंचशील में काफ़ी सारे जो एग्रीमेंट्स है, जो काफ़ी सारे जो प्रिंसिपल्स है वो फॉलो नहीं किए जा रहे हैं. सो बिकॉज ऑफ दैट वी आर हैविंग टेंशंस इन इंडिया चाइना रिलेशनशिप. विद दैट लेट्स मूव टू फिफ्थ आर्टिकल विच इज ऑन द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट. सो यहाँ पे देखते हैं जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है वो क्या है, बिकॉज इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट फ्रॉम पेरेंट्स पर्सपेक्टिव. सो फर्स्ट इट रिप्रेजेंट्स व्हाट? इट रिप्रेजेंट्स एन पैराडिग्म शिफ्ट. किसमें? फ्रॉम एन वेलफेयर बेस्ड अप्रोच. वेलफेयर बेस्ड अप्रोच से राइट बेस्ड अप्रोच में एक शिफ्ट हुआ है. एंड बिकॉज व्हाई इज दैट शिफ्ट? बिकॉज ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट. सेकेंड थिंग इसकी इट कवर्स व्हाट? इट कवर्स 75% ऑफ रूरल पॉपुलेशन एज वेल एज 50% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन जो है इस एक्ट के अंदर एंटाइटल है टू गेट सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स. Third aspect is that it covers around what? 2/3 of the population. जैसे आप देख रहे हैं 75% of the rural population and 50% of the urban population. Together they constitute around 2/3 of the total population. जिनको क्या दिया जाता है? जिनको heavily subsidized food grains provide किया जाता है. Fourth aspect कि जो beneficiaries हैं, जो 2/3 of the population, उन्हें कैसे provide किया जाता है? Under 2 categories हैं वो. First category is the priority households and the second category is अंत्योदय अन्न योजना. सो ये दोनों बेनिफिशियरी कैटेगरीज के अंडर जो है 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन को कवर किया जाता है. अदर एस्पेक्ट कौन से स्कीम्स आ रहे हैं यहाँ पे स्कीम्स लाइक द मिड डे मील स्कीम, द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम स्कीम PDS जिसे कहते हैं, एंड द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज जो हैं, ये सब स्कीम्स को भी इस एक्ट के अंदर बैकिंग मिला हुआ है. देन it fulfills what? It fulfills food security. जब आप heavily subsidized food grains provide कर रहे हो, so it would help in sustaining, it would help in achieving the food security. Then the last aspect is that जो right to food है, right to food is not explicitly mentioned in the constitution. Constitution में इसे explicitly mention नहीं किया गया है, but you are having a fundamental right under Article 21. And Article 21 में जो right to life है, right to life with ह्यूमन डिग्निटी, इसमें राइट टू बेसिक नेसेसिटीज जो है एंड राइट टू फूड जो है वो इम्प्लिसिटली मेंशन है. सो दैट इज समथिंग विच यू शुड अंडरस्टैंड फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू. विद दैट अंडरस्टैंडिंग लेट्स सी द क्रिटिसिज्म्स विच आर देयर ऑफ NFSA. क्या क्या क्रिटिसिज्म्स हैं? हर नोबल कॉज का कुछ ना कुछ क्रिटिसिज्म होता है. यहाँ पे भी NFSA का कुछ क्रिटिसिज्म्स है. द फर्स्ट क्रिटिसिज्म इज लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी. ट्रांसपेरेंसी नहीं है. सेकेंड इज लीकेजेस. जो प्रोवाइड किए जाते हैं सेंटर से लोगों तक, उनके बीच में काफ़ी सारे लेकुनेज हैं, उनके बीच में काफ़ी सारे पोथ होल्स हैं, एंड दैट इज द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ NFSA. थर्ड इज स्टोरेज. काफ़ी सारे ऑडिट्स में जो कि कैग ने किया है, कॉम्पिटेंट ऑडिटर जनरल ने काफ़ी सारे रिपोर्ट्स में क्लियरली मेंशन किया है हाउ डिजास्टर्स द सिचुएशन इज व्हेन इट कम्स टू द स्टोरेज फैसिलिटीज ऑफ NFSA.
Then the third aspect is quality of food grains. जो food grains की जो quality है वो काफ़ी deteriorated है, and that is another criticism which we find for NFSA. With that, let's move to the next aspect which is on quiz of the day. Now again quiz of the day में आप जैसे देखोगे the first question is on the monetary policies, the aspect on loans and advances. So please try to attempt this question. It has been there in UPSC 2016. So please try to attempt this question. The second aspect is on qualifications of whom? Of member of parliament. So हम लोग ने member of parliament के privileges पे बात की, तो यहाँ पे the question is on qualifications. So please try to attempt this question. The solution to this question along with the explanation is there in the form of a PDF in the video's description. So please try to attempt these questions in the comment section. So I hope that you have learned a lot in today's session, and I hope that you are trying to work hard. We will be doing the same for you guys. Thank you. Work hard, study hard, stay safe. Thank you.